इस वीडियो में हम 70 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो 2025 बोर्ड में आए थे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना और कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। और साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रैक्टिस प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको और भी एमसीक्यू मिलेंगे, डेफिनेशन, डिफरेंस, आपको न्यूमेरिकल्स, पेडिग्री, एनालिसिस और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इस प्रैक्टिस प्लेलिस्ट से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली आपके बायोलॉजी में 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन जनरली इज। जो पोलन ग्रेन है वो स्फेरिकल होता है और इसका डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो कौन सी टाइप ऑफ पॉलिनेशन प्रिवेंट करते हैं? तो इसका आंसर है ऑटोगैमी। जो ऑटोगैमी है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल में ऑटोगैमी होती है, तो ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी बट नॉट जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। सपोज सेम प्लांट में ना 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल, तो उसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर एम्ब्रियो ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है एम्ब्रियो ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। पहला है, द ज़ाइगोट फॉर्म ए प्रो एम्ब्रियो सब्सिक्वेंटली हार्ट शेप ग्लोबुलर मैच्योर एम्ब्रियो। ये गलत है। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद ग्लोबुलर बनता है, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है, मोस्ट ज़ाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो ये करेक्ट है। जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बनता है उसी के बाद ज़ाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, द एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो ये करेक्ट है। तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड में एम्ब्रियो डेवलप करता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड स्क्यूटिलम। तो ये गलत है। जो स्क्यूटिलम होता है ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायग्राम गिवन बिलो शो लेबलिंग ऑफ 4 पार्ट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। हमें डाइकॉट एम्ब्रियो दिखाया डेवलपमेंट के स्टेज में, हमें PQRS बताना है। तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। सबसे पहले P क्या होता है? ये क्या होता है? ज़ाइगोट होता है। अगर हम Q की बात करें, ये जो Q है इसे हम सस्पेंसर सेल्स कहते हैं। अगर हम R की बात करें, R जो है कॉटिलिडन होता है और ये जो S है ये क्या होता है? प्लीम्यूल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमें मोनोकॉट एम्ब्रियो का ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले स्क्यूटिलम इज प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो जो स्क्यूटिलम है वो साइड पे प्रेजेंट होता है, सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता एम्ब्रियोनल एक्सिस के, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है, एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ द लोअर एंड हैज रेडिकल एंड रूट कैप इज कवर्ड बाय कोलेप्टाइल। ये गलत है। ये जो कवरिंग होती है ये कोलेओराइजा की होती है, कोलेप्टाइल की नहीं होती। थर्ड है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटिलम को हम एपिकोटाइल कहते हैं, तो ये करेक्ट है। फोर्थ है, शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया ऑफ एम्ब्रियो आर इंक्लोज इन होलो फोलिया स्ट्रक्चर। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में इंक्लोज होते हैं, तो ये करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कॉलम 1 को सेकंड के साथ मैच करना है। पहला है पेरिस्पर्म। तो याद रखना जो पेरिस्पर्म है ये रूमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है और ये प्रेजेंट होता है ब्लैक पेपर में। सेकंड है थैलेमस। जो थैलेमस है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है फ्रूट फॉर्मेशन में, उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी में जो है ये फ्रूट बना सकता है। पेरिकार्प जो है मैंगो में प्रेजेंट होता है और जो एंडोस्पर्म है ये मेज में प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 एजर्शन है, पेरिस्पर्म इज ए डिप्लॉयड टिश्यू। ये करेक्ट है। तो जो पेरिस्पर्म है ये न्यूक्लियस का क्या होता है? रेमिनेंट होता है, रिमेन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड होता है, तो पेरिस्पर्म भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। रीजन दिया, पेरिस्पर्म इज द रिमेन ऑफ द न्यूक्लियस विच सराउंड द एम्ब्रियो इन सर्टेन सीड। तो ये करेक्ट दिया। एजर्शन करेक्ट है। करेक्ट रीजन दिया हुआ है कि ये न्यूक्लियस से बना था, न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 एजर्शन है, इन सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसियाई एंड ग्रासेस सीड आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये करेक्ट है। तो इन स्पीशीज में याद रखना क्या होता है? एपोमिक्सिस होता है। और एपोमिक्सिस में याद रखना एक तरह का ये क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये करेक्ट है। रीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। ये करेक्ट है।
और इसमें ना सीडलेस फ्रूट बनते हैं। पार्थिनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट बनते हैं। तो ये दो डिफरेंट हमें स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एजर्शन रीजन आर ट्रू, बट जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजर्शन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो-यूरिथ्रल ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द मेल एक्सेसरी ग्लैंड। तो ये करेक्ट है। Secretion of the male accessory gland constitute the seminal plasma, ये भी करेक्ट है। Secretion of bulbourethral gland help in lubrication of the penis, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, enlarged end of the penis is known as foreskin, ये गलत है। जो enlarged end है इसे हम glans penis कहते हैं। Seminal plasma is rich in fructose, calcium and certain enzyme, ये हमें करेक्ट दिया हुआ है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर्थ इंक्लूडेड है, ये गलत है। यहाँ फोर्थ इंक्लूडेड है, ये गलत है। फोर्थ इंक्लूडेड है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस टिब्यूल बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। तो ये हमें करेक्ट दिया। स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। तो ये भी हमें करेक्ट दिया। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्मेटिड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये गलत है। स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्मेटिड बनता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये गलत दिया। फोर्थ है, मियोसिस सेकंड इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। तो ये हमें करेक्ट दिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फॉर्मिंग 2 इक्वल डिप्लॉयड सेल कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये गलत है क्योंकि डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉइड जो सेल है वो हमें मिलता है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन बिलो इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल। तो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस का ये जो डिफरेंट स्टेजेस है 1 2 3 4 हमें करेक्टली बताना है। सबसे पहले ये याद रखना, जो फर्स्ट है ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 से। उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड में बनता है स्पर्मेटिड बनता है, और जब इसकी डिफरेंशिएशन होती है तो स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो अगर हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन स्पर्म। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्पर्म हेड कंटेन लार्ज न्यूक्लियस एंड लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये गलत है क्योंकि इसमें लेस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस ऑफ स्पर्म प्रोवाइड एटीपी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। तो ये करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय एक्रोसोम। ये गलत है क्योंकि एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। फोर्थ है, स्पर्मेटिड अंडरगो मैच्योरेशन इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये करेक्ट है। एक्रोसोमल सिक्रीशन हेल्प इन एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये करेक्ट है। तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 एसर्शन है, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो ये करेक्ट है। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। रीजन, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल कंसिस्ट ऑफ वेरियस इवेंट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सबसे पहले याद रखना, इसमें आता है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आता है फॉलिकुलर फेज, ओव्युलेटरी फेज और फिर आता है ल्यूटियल फेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 एजर्शन है, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव निरोध जिसे कॉन्डम भी कहते हैं वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो ये करेक्ट है। तो जो कॉन्डम होता है उसमें क्या होता है, जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं कर सकता, कॉन्डम में जो है वो स्पर्म चला जाता है। तो एजर्शन करेक्ट है। रीजन, इट इज मेड ऑफ थिन रबर लैटिक्स शीट एंड इट इज यूज्ड टू कवर द पेनिस बिफोर कॉइटस। तो इंटरकोर्स से पहले जो पेनिस है उसे कॉन्डम से कवर करते हैं ताकि जो स्पर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना कर पाए। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इज चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ए बी है। हमें करेक्ट जीनोटाइप सबका बताना है। मदर का अगर ए बी है तो इसमें कोडोमिनेंस होता है, तो कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी होगा। चाइल्ड का ए है तो एटलीस्ट आई ए होगा, फादर का अगर बी है तो एटलीस्ट यहाँ पे आई बी होगा। तो चाइल्ड को मदर से आई ए मिला है, फादर से उसे स्मॉल आई मिला होगा, तभी ये
पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम में होते हैं या एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, तभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। बट अगर जीन्स काफी क्लोज हैं, एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, उसे हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, तो उस केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लिंक्ड जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग सेक्स लिंक्ड जीन्स इन ड्रोसोफिला जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंट जीन कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व। तो ड्रोसोफिला में जो सेक्स लिंक जीन्स होती हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, जिसकी वजह से नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। रीजन, 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो ये गलत है। जो 2 जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होना चाहिए फॉर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। रीजन हमें गलत दिया, असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लांट पाइसम सेटाइवम विद ग्रीन पॉड। तो याद रखना, टॉलनेस और जो ग्रीन पॉड है वो क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। क्रॉस किया हमने ड्वार्फ प्लांट विद येलो पॉड, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। हाउ मेनी ड्वार्फ पी प्लांट आउट ऑफ 16 विल बी प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। तो हमें पता है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है, इसमें जो रेशियो होता है ये क्या होता है, 9:3:3:1 का। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो वो क्या होगा, टॉल और ये ग्रीन होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, टॉल एंड येलो होगा। थर्ड याद रखना क्या होगा, जो 3 है ये होगा ड्वार्फ एंड ग्रीन होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, ड्वार्फ एंड येलो होगा। हमें पूछा है कि अगर सपोज 16 है तो टोटल 16 प्लांट थे, तो ये 16 में ही रेशियो है, अगर आप सबको ऐड करते हो तो ये 16 बनता है। तो इसमें टोटल ड्वार्फ कितने हैं, तो आप देख सकते हो ये भी ड्वार्फ है, ड्वार्फ ग्रीन है, ये ड्वार्फ येलो है। तो 3 + 1 टोटल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फोर्थ बाय। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये वॉल्टर सूदन एंड थियोडोर बोवरी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर करेक्टली शो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हनी बी में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा करेक्ट है। ए ज़ाइगोट फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। जो ज़ाइगोट बनता है यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म से, दैट डेवलप इनटू ए मेल। तो ये गलत है, जो ज़ाइगोट है वो डेवलप होता है फीमेल में। मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ फीमेल। तो ये करेक्ट है। फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट है। मेल हैव ए फादर एंड कैन प्रोड्यूस सन। तो ये गलत है, जो मेल है ये अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है वो बनता है, तो इसका कोई फादर और सन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 जो है करेक्ट है, तो बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ द फैमिली शेयरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। पेडिग्री चार्ट दिया सिकल सेल एनीमिया का, हमें ट्रेट बताना है, इसमें ट्रेस करना है पेडिग्री चार्ट में। तो फादर और मदर को जो डिजीज है वो प्रेजेंट नहीं है, वेयर एज चिल्ड्रन को ये डिजीज है, मेल एंड फीमेल दोनों को ये डिजीज है। तो इनमें याद रखना ये जो फादर एंड मदर है ये कैरियर ऑफ द डिजीज होते हैं। तो HB एक नॉर्मल एलील होगा और एक क्या होगा, जो डिजीज वाला एलील है वो प्रेजेंट है, ये भी HBA HBS होगा। ये फादर और मदर है, तो चिल्ड्रन को HBS। तो जब ये दोनों एलील्स मिलेंगे ना डिजीज वाले, तभी जो ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज शोन इन द क्रॉस गिवन बिलो। तो हमें इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट बताना है। नॉर्मल मैन है XY है, कैरियर वुमेन है XXC है। तो अगर आप देखोगे इनका जो कैरियर डॉटर है XXC है, नॉर्मल डॉटर है XXXY, और जेनेटिकली डिसऑर्डर है सन में XCY। तो X क्रोमोसोम की वजह से जो डिजीज है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर दोनों X क्रोमोसोम जो है XC है तो फीमेल को डिजीज होगा, मतलब ये रिसेसिव है। और अगर एक भी X क्रोमोसोम जो है मेल वाले में ये जीन्स प्रेजेंट है तो ये डिजीज हो सकता है। तो इसे हम X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वुमन हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। सबसे पहले जो मेल का फादर था वो क्या था, कलर ब्लाइंड था, ठीक है। बट जो मेल है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, तो वो क्या होगा, XY होगा। अब ये जो फीमेल है उसकी जो मदर थी कलर ब्लाइंड थी, वो क्या होगा, XC होगा।
बट जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, बट वो एटलीस्ट कैरियर होगी क्योंकि उसको मदर से XC तो मिला है, तो ये XC होगा। तो इनके अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो ये एक नॉर्मल क्या होगी, डॉटर होगी, एक कैरियर डॉटर होगी, एक नॉर्मल मेल होगा और एक क्या होगा जिस मेल को ये डिजीज गया है, कलर ब्लाइंडनेस गया है। तो ओवरऑल 2 मेल में से जो एक मेल है उसे ये कलर ब्लाइंड डिजीज जा सकता है, तो 50% चांस है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन पेडिग्री चार्ट इफ द 2 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल हैव ए चाइल्ड विद द ट्रेट व्हिच इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेट। तो याद रखना ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जैसे सिकल सेल अनीमिया में HbA HbS, तो ये कैरियर सपोज फादर है, ये कैरियर क्या है, मदर है, चिल्ड्रन को जो ये डिजीज है ये ट्रांसफर हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को ये डिजीज ट्रांसफर हो सकता है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नॉर्मल कपल है जिसमें हाफ सन्स हीमोफिलिक है, हाफ द डॉटर जो है वो कैरियर है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट द क्रोमोसोम ऑन विच जीन फॉर दिस ट्रेट इज लोकेटेड। तो जो फादर है वो क्या है, नॉर्मल है, बट जो मदर होगी ना उसके X क्रोमोसोम में क्या होगा, हीमोफिलिक जीन होगा, शी इज कैरियर। ठीक है, तो जो डॉटर होगी एक नॉर्मल डॉटर होगी और एक डॉटर जो होगी वो कैरियर होगी, जो सन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा एक सन, और जो दूसरा सन होगा वो क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। तो 50% ऑफ द जो डॉटर है वो कैरियर है एंड 50% ऑफ द सन हीमोफिलिक होगा, तो ये जो जीन्स है ये फीमेल के X क्रोमोसोम में लोकेट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1X क्रोमोसोम ऑफ द मदर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हु प्रपोज्ड दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, तो उसने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया था, जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले DNA से mRNA में जाएगा, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन बनाता है, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन DNA परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। तो याद रखना जो एडेनिन होता है ना वो थायमिन के इक्वल होता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल होता है। अगर हम ऐड करें तो A + T G + C कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, हमें क्या दिया है, जो थायमिन है वो 20% है, एडेनिन भी क्या होगा, 20% है। अब ये जो दोनों है ये इक्वल होते हैं, दोनों को हम X ले लेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन क्या इक्वल होंगे, ये 100 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2X, 100 - 40 कितना हो जाएगा, 60, तो X आ जाएगा 30%। तो जो ग्वानिन होगा वो 30% होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ मेसेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 80 मिनट्स टिल 3rd जनरेशन, हमें 3 जनरेशन शो करना है, देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ DNA कंटेनिंग नाइट्रोजन 15-15, नाइट्रोजन 15-14, नाइट्रोजन 14-14 इन द मीडियम। तो इनिशियली इस एक्सपेरिमेंट में हम लिए हैं नाइट्रोजन 15-15, और जो मीडियम होता है वो नाइट्रोजन 14 का होता है। तो हमारे पास DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब इस 2 स्ट्रैंड से हमारे फर्दर क्या बनेंगे, 2 DNA बनेंगे, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो एक बनेगा 15-14 और दूसरा बनेगा 15-14। फिर सेकंड जनरेशन आएगी, अब इस 2 से 4 बनेंगे DNA, तो एक बनेगा 15-14, इससे बनेगा 14-14, यहाँ पे भी 15-14 सेमी कंजर्वेटिव नेचर 14-14। अब ये जो 4 स्ट्रैंड्स है इससे 8 स्ट्रैंड्स बनेंगे, इसके 2 बनेंगे 15-14 बनेगा, एक बनेगा 14-14, इसके भी 2 बनेंगे 14-14, 14-14 क्योंकि मीडियम जो है वो 14 का है, ये बनेगा 15-14 सेमी कंजर्वेटिव नेचर 14-14, ये बनेगा 14-14 और ये 14-14। तो हमें ओवरऑल रेशियो बताना 15-15, 15-14 एंड 14-14। 15-15 तो कोई नहीं रहा, 15-14 अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये 2 मिलेंगे, ये आपको 0 मिला, ये आपको 2 मिला, और 14-14 अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 मिला। इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0:1:3। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट्स रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द। याद रखना स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो इंट्रॉन्स है उसे हम रिमूव करते हैं, एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो RNA है वो एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है। तो जो RNA है वो इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर रहा है, साथ में वो कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, इसे ही हम कहते हैं डोमिनेंस ऑफ द RNA वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द एंजाइम राइबोजाइम इन बैक्टीरिया दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो जब RNA कैटलिस्ट
की तरह काम करता है उसे राइबोजाइम कहते हैं और इसका ऑप्शन है डी। 23S rRNA जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है गिवन बिलो इसे हेटेरोजेनियस आरएनए HNRNA दिया है फॉर्म ड्यूरिंग द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हमें नंबर ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स बताने हैं इस HNRNA में। याद रखना जो इंट्रॉन्स है वहां पे ये लूप होता है, जो स्प्लाइसोसोम है इंट्रॉन्स को रिमूव करता है। तो अगर आप ये लूप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 इंट्रॉन्स है और जो दूसरा सेगमेंट ज्वाइन करता है वो एक्सॉन होता है। तो एक्सॉन करेंगे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 8 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है इन ए बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर ऑन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन 8। तो याद रखना आरएनए जो पॉलीमरेज है जब वो प्रमोटर के साथ बाइंड करता है तो वो स्टार्ट कर देता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सो इट इनिशिएट द प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है सिस्टोन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर। जो सिस्टोन है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड कर सकता है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन होता है और याद रखना ये कोड करता है पॉलीपेप्टाइड। टीआरएनए को भी कोड कर सकता है और आरआरएनए को भी कोड कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया है कॉलम 1 एंड सेकंड दिया। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये सिंथेसाइज करता है 18S rRNA। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये सिंथेसाइज करता है HNRNA और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये सिंथेसाइज करता है SNRNA। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हमें दिया। चूज द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन mRNA ट्रांसक्राइब्ड बाय द डीएनए। तो हमें कोडिंग स्ट्रैंड दिया, हमें इससे mRNA बनाना है। अब याद रखना कोडिंग स्ट्रैंड और जो mRNA बना है इसमें ये डिफरेंस होता है, कोडिंग स्ट्रैंड में थायमिन होता है और mRNA में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा AAU GCU AGGCAC3'। तो ये हमारा जो होगा mRNA बनेगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए, हमें सीक्वेंस दिया है बेसिस का, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द ट्रांसक्रिप्ट विल बी। अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है जो mRNA बनता है उसका हमें सीक्वेंस बताना है। तो याद रखना ए की जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है, टी की जगह ए आ जाएगा, सी की जगह जी आएगा, जी की जगह सी आएगा, ए की जगह यू आएगा, टी की जगह ए आएगा, जी की जगह सी आ जाएगा। तो जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा जो mRNA बनेगा उसकी ये सीक्वेंस होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है एसर्शन वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का क्या मतलब होता है कि मोर देन वन कोडॉन कोड कर सकते हैं सिंगल अमीनो एसिड को। जैसे ल्यूसिन के केस में 6 जो कोडॉन है वो ल्यूसिन को कोड कर सकते हैं, तो एसर्शन जो है करेक्ट है। रीजन है सम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, तो ये करेक्ट दिया। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है इन ए ट्रांसलेशनल यूनिट यूटीआर आर प्रेजेंट एट। ट्रांसलेशनल यूनिट क्या होता है, जो mRNA है जिसकी ट्रांसलेशन होती है, यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन कौन सा है, तो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। अब याद रखना mRNA में जो ट्रांसलेशन है वो शुरू होता है AUG से, स्टार्ट कोडॉन से, और स्टॉप कोडॉन में ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है। तो इससे पहले वाला जो रीजन है वो यूटीआर होता है और इसके स्टॉप कोडॉन के बाद वाला रीजन जो है वो यूटीआर होता है। तो 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन यूटीआर होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है द रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज। याद रखना जो रिप्रेसर है वो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है। एज ए रिजल्ट जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इस तरह के रेगुलेशन को हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है एसर्शन द नंबर ऑफ व्हाइट विंग मॉथ डिक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, तो ये करेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में पॉल्यूशन हुआ था काफी, जिसकी वजह से ट्री का जो ट्रंक था वो क्या हो गया, डार्क हो गया, और जो व्हाइट विंग मॉथ है इजीली विजिबल हो गया प्रीडेटर को और इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, तो ये करेक्ट है। रीजन है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर मार्क्ड इन रूरल एरिया ऑफ इंग्लैंड, तो ये गलत है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो अर्बन एरिया में हुआ था, तो रीजन गलत है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है
इन ए नेचुरल पॉपुलेशन विद 50 इंडिविजुअल इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन फॉर ए जीन विद 2 एलील्स कैपिटल ए स्मॉल ए विद द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए इज 0.6। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए स्मॉल ए हमें बताना है। अगर हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की बात करें तो याद रखना पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साथ में p प्लस q इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जो p है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल A को, और जो q है वो स्मॉल a को रिप्रेजेंट करेगा। हमें फ्रीक्वेंसी किसका दिया हुआ है? एलील कैपिटल A, p का दिया हुआ है विच इज 0.6। अगर ये 0.6 होगा तो q क्या होगा? 1 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 0.4। हमें क्या बताना है? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A स्मॉल a। तो हमें 2pq बताना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव जो एलील है वो प्रेजेंट है। 2pq बताना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p जो है 0.6 हो जाएगा, q 0.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। सिमिलर क्वेश्चन 43 है। इन ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ 60 इंडिविजुअल इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन फॉर ए जीन विद 2 एलील कैपिटल B स्मॉल b दिया, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ B दिया, हमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल B स्मॉल b बताना है। तो इसमें भी क्या होगा हमें पता है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और हमें पता है p प्लस जो q है दैट इज इक्वल टू 1। जो p है वो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल B को, ये 0.7 हो जाएगा, और q कितना होगा? माइनस करेंगे 1 माइनस 0.7, ये हो जाएगा 0.3। हमें कैपिटल B स्मॉल b का बताना है विच इज 2pq का हमें बताना है फ्रीक्वेंसी। तो हो जाएगा 2 इंटू p का वैल्यू दिया 0.7, q का वैल्यू हमने निकाला 0.3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 2 42, 0.42 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 भी सिमिलर है। इन ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन फॉर ए जीन विद 2 एलील कैपिटल A स्मॉल a with the gene frequency of allele capital A of 0.8 and genotype frequency of capital A small a will be। तो हमें पता है p plus q is equal to 1, p हो जाएगा हमारा 0.8, q हो जाएगा 0.2। हमें क्या बताना है? 2pq बताना है। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.8, तो 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, 0.32 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैन लाइक प्राइमेट। हमें करेक्ट सीरीज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन बताना है, तो हमें ये ऑप्शन दिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स होता है, उसके बाद होमो इरेक्टस आया था, निएंडरथॉल आया था, फिर उसके बाद होमो सेपियंस आया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है। लैंड रिप्टाइल विच वेंट बैक इनटू वाटर अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल। तो ये मैराइन रेप्टाइल था जो इवॉल्व हुआ था लैंड रेप्टाइल से 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये था इक्थियोसॉरस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट एवोल्यूशनरी ऑर्डर ऑफ द प्लांट मेंशन बिलो। तो हमें एवोल्यूशनरी ऑर्डर ऑफ द प्लांट बताना। सबसे पहले ज़ोस्टेरोफाइलम होगा, ये सबसे अर्लीस्ट प्लांट थे जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। उसके बाद फर्न्स होगा, ये टेरिडोफाइट्स हैं। उसके बाद गेनको होगा, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है, और जो एडवांस जिम्नोस्पर्म है वो नी टेल्स हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 एजर्शन है। इन ह्यूमंस फिलाराइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन इन द लोअर लिम्ब। फिलाराइसिस क्या होता है? एलिफेंटेसिस होता है, और लोअर लिम्ब में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। रीजन है फिलेरियल वर्म यूजुअली लिव इन द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब। तो जो फिलेरियल वर्म होता है लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब में रहता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकता है। तो इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 एजर्शन है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। तो इसकी वजह से निमोनिया होता है और ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये करेक्ट दिया। रीजन, ए हेल्दी पर्सन कैन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द एरोसोल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये करेक्ट दिया। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो एरोसोल या ड्रॉपलेट बाय कफिंग या स्नीजिंग क्या करता है? रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो डिजीज है ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है, दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। एजर्शन दिया है ये करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इसका रीजन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है।
द डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट काउंट इन ह्यूमन विल फाइनली रिजल्ट इन। याद रखना जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, जिसकी वजह से जो बी लिम्फोसाइट्स है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अगर टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाए तो जो बी लिम्फोसाइट्स है कम एक्टिवेट होता है और इवेंचुअली जो एंटीबॉडीज है वो कम हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सम पेशेंट ऑफन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन। तो टिश्यू ऑर्गन का रिजेक्शन हो सकता है बाय द बॉडी ऑफ द पेशेंट। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। इस रिजेक्शन के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होता है, टी लिम्फोसाइट होते हैं। वो क्या फॉरेन पार्टिकल को देखते हैं और उससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो सेल रिलीज करते हैं जैसे टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल्स रिलीज करते हैं, और इस तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, assertion an antibody is a protein molecule made by the lymphocyte। ये करेक्ट है। जो एंटीबॉडी है बी लिम्फोसाइट बनाता है और ये प्रोटीन होता है। रीजन, एंटीबॉडी बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज इट्स ऑड इफेक्ट। ये भी हमें करेक्ट दिया। assertion और रीजन दोनों करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका फंक्शन दिया, ये नहीं बताया कि क्यों ये लिम्फोसाइट बनाते हैं। तो assertion रीजन करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द लिम्फॉइड ऑर्गन लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक, इसे हम MALT कहते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये अराउंड 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV इसे मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज। तो याद रखना जो HIV होता है इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से होस्ट सेल में DNA बना सकता है, और इस तरह के वायरसेस को हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश ए मैलिग्नेंट ट्यूमर फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर है ये लोकलाइज होता है, ये स्प्रेड नहीं होता, वेरएस मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड और लिम्फ। तो वो जो प्रॉपर्टी है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होता है, इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बॉटल्ड फ्रूट जूस जो है वो क्लियरर होते हैं एज कंपेयर टू दोस मेड एट होम एज दे आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ। तो जो बॉटल जूस है उसके अंदर याद रखना पैक्टिनेस और प्रोटीएस प्रेजेंट होता है, ये पैक्टिन और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एज ए रिजल्ट जो फ्रूट जूस बॉटल्ड होते हैं वो क्लियरर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, assertion while working on streptococci Alexander Fleming observed that Penicillium notatum inhibit growth of bacteria। तो ये करेक्ट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। रीजन दिया, द इनहिबिटिंग केमिकल वाज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड एंड इट्स फुल पोटेंशियल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये गलत है क्योंकि इसे जिसने एक्सट्रैक्ट किया और जिसने इसका फुल पोटेंशियल बताया वो हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन थे। तो assertion करेक्ट है, रीजन जो है हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड। तो इसका आंसर है एस्परजिलस नाइगर। ये एक फंगस होता है जो शुगर को कन्वर्ट कर सकता है सिट्रिक एसिड में। क्वेश्चन नंबर 59 है, सर्टेन वायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बिलोंग टू द जीनस। तो ये जो जीनस होता है इसे हम न्यूक्लियोपॉलीहिड्रो वायरस कहते हैं। तो ये बैक्लो वायरस के ग्रुप में आता है और ये स्पेसिफिक पेस्ट इंसेक्ट्स जो है उसे किल करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322। अगर हम PBR322 की बात करें तो यहाँ पे याद रखना क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है ये प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्लोनिंग साइट होती है, यहाँ पे होता है BAMH1 और यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है SAL1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे SAL1 दिया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द ROP साइट ऑफ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ROP साइट होता है और यहाँ पे जो क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं PVU ट्वाइस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ए है, द पॉलीमरेज एंजाइम जॉइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर DNA। ये गलत है, जो DNA लाइगेज है वो जॉइन करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर DNA। सेकंड है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA सेगमेंट। तो ये गलत है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इससे हम आइसोलेशन सेपरेशन ऑफ DNA सेगमेंट कर सकते हैं। थर्ड है, PCR इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये गलत है,
क्योंकि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट करते हैं। डी है प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। तो ये करेक्ट है। जो प्लाज्मिड डीएनए है यहां से हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं होस्ट सेल में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है एजर्शन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए एंड कट देम। तो ये करेक्ट है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम दोनों सेगमेंट में अगर देखोगे सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो उसे कट करता है। तो ये करेक्ट है। रीजन है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैज टू यूनिक रिकॉग्निशन साइट PST1 PBU1 रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये गलत है क्योंकि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जहां पे वो कट करता है। ये कोई यूनिक नहीं होता फॉर पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट। तो रीजन हमें गलत दिया है। एजर्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन ऑफ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322। अगर हम PBR322 बनाए तो यहाँ पे याद रखना क्या होता है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो क्लोनिंग साइट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है PST1। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज में गो अप टू। तो जब आप एम्प्लीफिकेशन करते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बना सकते हो तो आप अराउंड 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1 बिलियन टाइम्स आप एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 66 है एजर्शन ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। तो ये करेक्ट है। जो बायोरिएक्टर है इसमें हम प्रॉपर टेम्परेचर pH न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब कुछ देते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो और वो जो प्रोडक्ट देता है उसकी यील्ड जो है वो ज्यादा हो। तो ये करेक्ट है। रीजन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्टीयरिंग टाइप। तो ये भी करेक्ट है। एजर्शन करेक्ट है। रीजन करेक्ट है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों हम ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन देते हैं। तो हम देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है एजर्शन आइसोलेटेड सिंगल सेल कैन बी फ्यूज टू प्रोड्यूस सोमैटिक हाइब्रिड। तो एक करेक्ट है। तो जो आइसोलेटेड सिंगल सेल है इनके सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लाज्म को ज्वाइन करके हम सोमैटिक हाइब्रिड बनाते हैं जिसमें डिजायर्ड ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। रीजन है सेल सिलेक्टेड फॉर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हैव डिजायर्ड कैरेक्टर। तो ये करेक्ट है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजर्शन में अगर आप देखो हमें दिया कि हमने आइसोलेट किया है सिंगल सेल जिससे हमें सोमैटिक हाइब्रिड मिला। हमें इसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताया। हमें बताया कि हम कौन से सेल सिलेक्ट करेंगे। तो एजर्शन करेक्ट है बट ये एजर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। रीजन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है RNA इंटरफेरेंस RNAi हेल्प इन मेकिंग टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू निमाटोड मिलिडोगाइन इनकॉग्निटा। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विच शोज हाउ RNAi इज अचीव्ड। तो RNA इंटरफेरेंस में साइलेंसिंग ऑफ द जीन होता है। तो जो mRNA है उसके साथ इंटरफेरेंस करता है डबल स्ट्रैंडेड RNA जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और वो ट्रांसलेशन को क्या कर देता है रोक देता है। एज ए रिजल्ट जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाता है और जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो नहीं बनता है ऑफ द निमाटोड। तो इट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA ऑफ द निमाटोड। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है GEAC स्टैंड फॉर। GEAC होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है मोहित परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ 2 डिफरेंट सॉइल सैंपल फ्रॉम एरिया A and B और उन्होंने रिजल्ट रिकॉर्ड किया। तो सॉइल सैंपल A एंड हमें B दिया, ये रिजल्ट दिया। Which of these is true about their rate of decomposition in both the soil? हमें rate of decomposition के बारे में बताना है। तो याद रखना अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा है तो जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होता है और अगर शुगर और नाइट्रोजन ज्यादा है तो जो डिकम्पोजिशन है वो फास्ट होता है। सॉइल सैंपल ए में लिग्निन और काइटिन ज्यादा तो इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होगा। वेयर सॉइल सैंपल बी में शुगर और नाइट्रोजन ज्यादा है तो इसकी डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सॉइल ए हैज स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन देन सॉइल बी। तो ये रहे 2025 के 70 क्वेश्चन। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट है अपने नाम के साथ। जल्द मैं बाकी वीडियोस भी लाऊंगा।